गुलाब चंद शिवसेना शिंदे गुट से हैं। गुलाब चंद जी, ये पूरा जिस तरह से आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में, आप दावा तो कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है और मजबूती के साथ चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इस ट्रिपल इंजन की सरकार से शिंदे गुट को ही पहुंचा है। अजीत पवार आ गए हैं और सारे मलाई वाले जो मंत्रालय वो कह रहे हैं मुझे चाहिए। तैयार हैं आप उनको देने के लिए? जी रवि जी, आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि संघर्ष संगठन संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से 2020 से लेकर हमारा सफर सूरत से लेकर के गुवाहाटी तक चला और हम यहां तक पहुंचे। वहां पे विचारों की बात थी। आपके माध्यम से महेश चौहान जी के माध्यम से कहा जा रहा था, जिस ढंग से बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे सामंजस्य की वजह, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का यह मैत्रीपूर्ण संबंध क्या आज का है या किसी मुद्दों को लेकर के है या किसी मंत्रालय को लेकर के? बिल्कुल नहीं। है इतिहास के पन्नों में स्वराक्षरों में लिखा गया कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी के बीच में एक सामंजस्य तैयार हुआ और वह परंपरा 29 वर्षों तक चली। जब बीच में ऐसी परिस्थिति आई, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत को रौदा गया, कुचला गया, उनका दमन किया गया। ऐसी स्थिति में एक महाराष्ट्र से एक मर्द मराठा उठता है जिसका नाम आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब रहते हैं। और अभी ये महेश चौहान साहब कह रहे हैं कि लोलुपता, मंत्रालय और मंत्री की लोलुपता के नाते, अरे इनको याद दिलाना चाहूंगा कि वह 2020 के उस कालखंड को इनको कैसे भूल गए कि सभी न जाने कितने अपने कैबिनेट मंत्रालय को छोड़ करके उस वक्त इन्होंने बगावत की और बगावत करके हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे को विचारों को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र को एक संदेश दिया गया। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच यह मैत्रीपूर्ण संबंधों पर निशाना लगाना वर्तमान परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थितियों में सीधे सीधे बेईमानी है। रही बात अब आदरणीय श्री अजीत दादा की, किसी भी राजनीतिक पटल पे चल करके जब बात समझ में आ जाती है कि राष्ट्र और महाराष्ट्र का विकास कैसे हो, किनके माध्यम से हो, किस राष्ट्रीय नेता के माध्यम से हो, तो अजीत दादाजी ने सहर्ष स्वीकार किया कि इस देश में एक में कोई नेता जिसका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, जो वाकई में एक देशभक्त, एक राष्ट्र को अखंड भारत के रूप में, हिंद महासागर से उठी लहरों के हिमालय तक ले चलने का संकल्प, कश्मीर से लेकर के कराची का भारत कल का था, लेकिन आज कश्मीर से लेकर के पाकिस्तान ले जाने का अगर किसी के अंदर मादा है और किसी के अंदर जीवटता है तो मात्र आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में दिखता है। अगर ये दिखता नहीं तो महेश भाई आपको समझना चाहिए, बचा क्या मुद्दा आप लोगों के पास? अरे आप बात ईमान और धर्म की बात कर रहे हैं। 1978 में आदरणीय शरद पवार साहब ने माना कि हमारी कुबत विषाद नहीं है इतने बड़े राष्ट्रीय नेता की बात करना, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटने का अधिकार मुझे है। अगर उस इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो देखा जाता है कि 1978 में वसंत दादा पाटिल के पीठ में छुरा भोंककर इसी महत्वाकांक्षों को लेकर के मुख्यमंत्री का काम अगर किसी ने किया है तो इतिहास इस बात का गवाही देता है कि वो आदरणीय शरद पवार साहब थे। ठीक है। 1999 आते आते यही कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसी मुख्यमंत्री बनने के बाद सोनिया जी को विदेशी मूल को लेकर के उन्होंने उनको नकारा और एक अपने राष्ट्रीय इसी एनसीपी का उन्होंने स्थापना किया। आज वो दिन आ गए कि इसी एनसीपी स्थापना करने के तत्पश्चात इनके परिवार में ही शेड लग गया, इनके कुनबे में ही शेड लग गया। ठीक है। आज जो टूटते हैं रवि जी, सच तो यह है कि इस वक्त अजीत जी में, एकनाथ शिंदे साहब में और देवेंद्र फडणवीस साहब में किसी प्रकार का कोई हम लोगों ने बौखलाहट है। हाँ, माना कि 12 दिन बीतने के बाद, शपथ लेने के बाद अजीत दादा के, उसके बाद हमारे मंत्रालय के विभागों का बंटवारा होने न का गुलाब जी अगर बौखलाहट नहीं होती तो आपके कई विधायकों ने बयान दिए थे जब अजीत पवार ने शपथ ली थी, उसी वक्त उनके बयान सामने आए थे कि भाई एनसीपी जुड़ी है बीजेपी के साथ। बहुत सारे विधायकों में नाराजगी चल गई है, बहुत सारे विधायक नाराज हो गए हैं। और आप ये जो आज दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ हमारी दोस्ती है शिवसेना की, लेकिन ये जो एनसीपी के साथ हुई है दोस्ती बीजेपी की, उससे सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही पहुंचा है। अब आपकी वैल्यू नहीं बची है। अब उनको अगर आप साथ देंगे तो भी जरूरत है, नहीं देंगे तो भी जरूरत नहीं है उनको। ये भी तो आपको समझना होगा ना। रवि जी, विगत दिनों में ये बात अचानक अजीत दादा का हमारे सरकार में आना ये कोई घटना नहीं है, बल्कि यूं कह लीजिए
कि शीर्ष नेतृत्व से लेकर के महाराष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व के बीच में एक सामंजस्य तैयार हुआ। तो फिर एक आपके विधायकों ने विश्वास क्यों हुआ। कहा कि नाराजगी है? आपके विधायकों ने कहा है ना, नाराजगी तो जताई है ना। स्वाभाविक बात है रवि जी, एक 5-10 परिवार का परिवार होता है, उसके अंदर भी कहीं न बर्तन खनकते हैं। हाँ। हमारा इतना बड़ा परिवार है, उस परिवार में अगर कहीं से कुछ आवाज आई, वो स्वाभाविक होता है। राजनीति के पटल पे चल कर हर किसी को महत्वाकांक्षा होता है, अगर कहीं से कुछ आवाज आई है तो उसकी जिम्मेदारी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब सक्षम है अच्छा। और ये निर्णय को अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए उनके अंदर लायकी है। महाराष्ट्र में पावर एकनाथ शिंदे के पास है या बीजेपी के पास है, देवेंद्र फडणवीस के पास है? हम इसको एनडीए कहेंगे। हम दोनों का संयुक्त यह सरकार चल रही है, हम दोनों के पास बराबर का पावर है। जहां तक पावर की बात है, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर हैं, यह अधिकार तो उनका है कि किसको कौन मंत्रालय देना है। मैं इसको पीडब्ल्यू दूंगा, इसको ये दूंगा, ये तो चीफ मिनिस्टर का अधिकार है संवैधानिक। फिर वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं? फिर क्यों देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं? तभी तो कह रहा हूं कहीं आप साइडलाइन ना हो जाएं। आप इसके लिए थोड़े सावधान है कि नहीं? रवि जी, संवैधानिक अधिकारों के उस उच्च पद पे बैठने के बावजूद भी राम लक्ष्मण की जोड़ी जिस ढंग से इस महाराष्ट्र के राजनीति के इतिहास में जो दिखा, हाँ। देवेंद्र फडणवीस आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का, यह कहीं न कहीं एक आइडियल बना है इस देश के लिए। संवैधानिक पद कितना भी ऊंचा क्यों हो जाए, लेकिन आपसी जो मैत्रीपूर्ण संबंध है ये निश्चित तौर पर निभेगा और आने वाले कल में अजीत दादा के साथ भी निभेगा। ये जानबूझ करके आपसी सामंजस्य बनाकर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ठीक है, चौहान साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। कह रहे हैं राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ये मिलकर अब महाराष्ट्र की सियासत को आगे मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। मैं यहाँ 3 बातें रखना चाहूंगा क्विकली। एक तो पहली 1978 की जो ये बात कर रहे हैं, 1978 में शरद पवार साहब सुवर्ण सिंह कांग्रेस में थे और वसंत दादा इंदिरा कांग्रेस में थे। ये 2 अलग अलग गुट थे, अलग अलग पार्टियां थी। पीठ में खंजीर भोंकना किसे कहते हैं, ये मैं अभी गुलाब चंद दुबे जी को बताना चाहूंगा कि जो उन्होंने एक ही पार्टी में रहकर जो उद्धव ठाकरे जी के साथ किया उसे पीठ में खंजीर भोंकना कहते हैं। जो अजित पवार गुट ने हमारे साथ किया उसे पीठ में खंजीर भोंकना कहते हैं। दूसरी बात, 1999 में जो सोनिया गांधी जी की विदेशी मूल के बारे में ये बात कर रहे हैं, उसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि जिस दिन उन्होंने विदेशी मूल का ये कारण बताकर उनसे अलग हुए शरद पवार जी, उसके बाद वो वापस उनके साथ कब गए, जब इनका प्रधानमंत्री बनने का संभवता कम हो गई थी, वो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले थे। मूल मुद्दा यह था कि सोनिया जी विदेशी मूल के होने के बाद अगर प्रधानमंत्री बने तो शायद भारतीय जनता को ये पसंद ना आए, ये शरद पवार जी का ये था। और जब ये पता चला बाद में कि अभी वो नहीं होने वाली है प्रधानमंत्री, तो वो उनके साथ गए, उसमें गलत क्या है। अभी तीसरी बात मुझे ये कहना है इनको कि अभी शिंदे गुट, गुलाब चंद दुबे भी उसमें इंक्लूडेड है। ये जब उद्धव बाला साहब ठाकरे, चौहान साहब ये सवाल तो जैसी महत्वाकांक्षा है शरद पवार अपने जब वो यंग थी राजनीति में तब कर रहे थे, अजीत पवार वैसी महत्वाकांक्षाएं आज कर रहे हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं और शरद पवार की महत्वाकांक्षाएं दोनों में कैसे आप अंतर देख सकते हैं? नहीं, महत्वाकांक्षा बिल्कुल होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा अच्छी होनी चाहिए, उसको एक तरीका होना चाहिए, उसको एक नैतिकता का आधार होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शरद पवार जी के ये जो उदाहरण, मेरे पास 20 सेकंड बचे हुए, मेरे पास 20 सेकंड बचे हुए। राम कदम साहब, वो 2 अलग अलग पार्टी में। ठीक है, राम कदम साहब आखिर के 20 सेकंड आपसे लूंगा कि ये नैतिकता वाली राजनीति हो रही है, बीजेपी डर वाली राजनीति कर रही है? विकास वाली राजनीति हम करते हैं और कर रहे हैं, और विपक्ष का काम है कि उनको छोड़ करके कुछ लोग हमारे खेमे में आए तो उनके पास इस प्रकार की दलील के बगैर और कोई भी कारण नहीं। उन्होंने चिंतन करने की आवश्यकता है। उद्धव ठाकरे भी यही रोना रोते हैं। उद्धव ठाकरे के तो मैं हमेशा कहता हूं कि उनके घर के सगे खून के रिश्ते के भाई भी उन्हें छोड़ के चले गए। जिस आदमी के साथ अपने घर के नौकर चाकर नहीं रुकते, खून का भाई नहीं रुकता, मंत्री नहीं रुकता, तो ऐसा व्यक्ति विशेष या ऐसे अन्य दल के लोग यदि कोई टिप्पणी करते हैं तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है, राजनीतिक आवश्यकता है। हम केवल और केवल लेकिन विकास की बात करते हैं, विकास की कदम साहब, अभी पिछले अगर 5-7 साल की राजनीति को देख लें, आपके साथ जो भी जुड़ा है, जेडीयू जुड़ी वो कम हो गई, आपके साथ शिवसेना जुड़ी वो कम हो गई। क्या आपके सहयोगियों में इस तरह का डर बना रहता है? अब एकनाथ शिंदे को भी ये डर बना रहेगा। अभी मेरे पास समय की कमी है,
इंद्रजीत से थोड़ी सी माफी चाहूंगा कि समय उनको दोबारा नहीं दे पाया, लेकिन अभी हम यही कहेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में किस तरह से आगे आने वाला वक्त जो है वो किस दिशा की तरफ ले जाएगा, क्योंकि अभी तय नहीं हुआ है कि कौन मंत्री होंगे, कैसे वो आगे विकास करेंगे, और 2024 बहुत नजदीक आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।